हेलो एंड वेलकम एसकेडी हेल्थ एंड हैप्पीनेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे शख्स की, इनका जन्म गांव में हुआ है और आज वो 7,000 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि मेरा जन्म एक अच्छी फैमिली में नहीं हुआ है या मेरा जन्म एक शहर में नहीं हुआ है या किसी अच्छी डेवलप्ड कंट्री में नहीं हुआ है जिस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया हूँ, अगर आप सोचते हैं कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है, न तो उन्होंने मुझे संपत्ति दी न मुझे कुछ दिया है, फिर अगर आप सोचते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाया इसलिए आज मैं कामयाब नहीं हूँ, या आप सोचते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, या आप सोचते हैं कि भगवान ने मेरी कभी भी मदद नहीं की है, अगर आप ये सब चीज़ें सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको रियलिटी पता चलेगी। क्योंकि अगर आप हर समय अपने आप को कोसते रहेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रॉब्लम इज़ प्रोग्रेस। ये जो माइंड में सोचते हैं वही आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं बात करूंगा गोविंद भाई ढोलकिया, जो कि इस चीज़ को बिल्कुल मानते हैं। गोविंद भाई की बात करें दोस्तों, तो गोविंद भाई का जन्म सौराष्ट्र में जिला अमरेली लाठी कलादी नगर, जो कि दूधाला गांव के नज़दीक है, वहाँ पे हुआ है। गोविंद भाई बचपन से बहुत गरीब परिवार से जन्म हुए हैं। उनका ऐसा कुछ नहीं था कि बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था, लेकिन उनको अपने ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंस था, उनका विज़न था, उनका एक था कि मुझे आगे बढ़ना है, इसलिए आज वो आगे बढ़ पाए हैं और 7,000 करोड़ की कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं वो। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपका जन्म अच्छे परिवार में नहीं हुआ है या एक ऐसे फैमिली में नहीं हुआ है जो कि बहुत अमीर हैं, तो दोस्तों यहाँ पे अब आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जिससे आप अच्छे से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, जैसा कि गोविंद भाई ने किया। अगर हमने काफ़ी लोगों को ऐसा देखा है कि जो लोगों की फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है उसमें बहुत कम लोग होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, पर उसमें भी उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। काफ़ी लोग जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है लेकिन वो ये सोचते हैं कि उनके पास पैसा है, कर लेंगे ये वो, और वो अच्छे से काम नहीं कर पाते, वो सीखते नहीं हैं। इस वजह से क्या होता है कि थोड़े टाइम में उनका सारा बिजनेस डाउन हो जाता है। बहुत कम है, जैसे कि अगर आप बात करेंगे मुकेश अंबानी की, तो वो अपने फैमिली बिजनेस को लेकर आगे बढ़े हैं, मगर वो अपने पिता के साथ, धीरू भाई के साथ हमेशा अपने बिजनेस लोकेशन पे जाते थे, काम करते थे। वहीं पे अगर अनिल अंबानी की बात करें तो अनिल अंबानी भी धीरू भाई का ही बेटा है, मगर आज वो उतना कामयाब नहीं है जितना कि मुकेश अंबानी है। तो दोस्तों, यही चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से काफ़ी लोग हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड तो अच्छा है, लेकिन चूँकि उन्होंने आगे सीखना बंद कर दिया, उन्होंने काम करना बंद कर दिया, उन्होंने प्रॉब्लम को फेस करना बंद कर दिया, एक कंफर्ट जोन में चले गए, तो आज वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि पढ़ा लिखा होने का मतलब क्या होता है। पहले के टाइम में गुरुकुल शिक्षा होती थी। गुरुकुल में कोई भी बच्चा 3 साल का होता था तो उसको गुरु के यहाँ भेज दिया जाता था। गुरु ने अपने जीवन में जितना भी प्रैक्टिकल सीखा है वो अपने बच्चों को सिखाते थे, तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एजुकेशन मिलती है। मगर अगर आप बात करेंगे कि आजकल की एजुकेशन की, तो आज के टाइम में जो एजुकेशन है वो इतनी कोई ख़ास नहीं है। जो आपको सिखाया जा रहा है वो बहुत ही बैकवर्ड नॉलेज है। इतिहास की काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको गलत बताई जाती है, जैसे नेहरू ने क्या किया, वो नेहरू अच्छा है, ये है वो है, सब गलत आपको बताया जाता है। तो वो पढ़ाई आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इसीलिए आज आप गोविंद भाई को देखिए, जो कि 7वीं से आगे नहीं पढ़े हुए हैं लेकिन 7,000 करोड़ की कंपनी को रन कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं। और कितने पढ़े लिखे जो लोग कितने हायर एजुकेशन करते हैं लेकिन वो भी आज इतना आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो कहने का यही मतलब है दोस्तों कि पढ़ाई लिखाई ऐसी होनी चाहिए जो प्रैक्टिकल है। मैं ये नहीं बोलता पढ़ाई लिखाई अच्छा नहीं है, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा है, लेकिन वो अगर गुरुकुल पद्धति से हो या प्रैक्टिकल एजुकेशन हो जो गुरुकुल जैसी है तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अदरवाइज़ आजकल की जो एजुकेशन है इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी आप अपने दिमाग से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप बोलते हैं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है और इसी वजह से मैं आगे काम नहीं कर पाता हूं या मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं, गोविंद भाई 7वीं से आगे नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने 100 से ज़्यादा कंट्री में ट्रैवल किया है और उन्होंने एक फीडबैक दिया है। उन्होंने बोला है कि
ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर मुझे नहीं आती है, मैं टूटी फूटी इंग्लिश बोल देता हूँ जितना कि सामने वाले को समझ में आ जाता है। और उन्होंने ये भी बताया कि इंग्लिश ग्रामर विश्व के अंदर ओनली 2 कंट्री को ही आती है, एक तो है ब्रिटिश और एक है इंडियन। ब्रिटिश क्योंकि उनकी मदर लैंग्वेज है और इंडियन क्योंकि वो इस लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ग्रामर कोई भी वैल्यूएबल नहीं है, वो आज 100+ कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, सक्सेसफुली अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। तभी आप देख सकते हो कि उनकी जो टर्नओवर है 7,000 करोड़ से ऊपर है। उसका यही रीज़न है कि उन्होंने इंग्लिश ग्रामर पे कभी फोकस नहीं किया। उनका कहना यही है कि लैंग्वेज इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप कभी किसी से बात कर रहे हैं तो आपको सामने वाले को आपकी भाषा या बात समझ में आ जाए, उतना ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूँ, जिस कंट्री को आप सबसे बड़ा मानते हैं अमेरिका, वो भी हाउ आर यू को हाउ यू बोलते हैं, आर को हटा देते हैं। तो वो जब वो खुद इतना ग्रामर को नहीं फॉलो करते और आप तो यहाँ पे पता नहीं कैसी एजुकेशन आपको दी हुई है कि नहीं यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ इंग्लिश में ये मिस्टेक है, पता नहीं क्या आप करने वाले हो उन सबको ले करके, जबकि रियलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। गोविंद भाई से सीखिए, उनको इंग्लिश नहीं आती लेकिन 100 से ज़्यादा कंट्री में अपना काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरत है उतना सीख लीजिए और आप आगे बढ़ सकते हैं। आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, काफ़ी सारी कंट्री के अंदर आप काम कर सकते हैं। अच्छा, काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि मुझे भगवान में विश्वास नहीं है, भगवान ने मेरी क्या मदद की है आज दिन तक। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जहाँ तक भगवान की बात आती है, आप लोगों में से काफ़ी लोग सोचते हैं अरे यार क्या कथाएं हैं, क्या हैं ये सब चीज़ें, क्या भगवान को मानना, क्या इन सब चीज़ों में पढ़ना, और ठीक है, तो ऐसा आप काफ़ी लोग सोचते हैं। बट मैं आपको बता दूं दोस्तों, गोविंद भाई जो आज 7,000 करोड़ के ऊपर कारोबार कर रहे हैं, एक्चुअल में उसकी नींव भगवान कृष्ण के ऊपर ही आधारित है। क्योंकि जब वो 16-17 साल में 1968 के अंदर जब वो कर रहे थे, काम कर रहे थे, तब उन्होंने एक संडे को सुना कि डोंगरी जी महाराज का प्रवचन चल रहा है। जब उन्होंने ये चीज़ सुनी तो उनको लगा कि यार मुझे इस कथा में जाना चाहिए। उन्होंने अपने जो बॉस थे, जो वहाँ पे उनके मालिक थे, उनसे बात किया कि मुझे कथा सुनने जाना है। उनके मालिक ने बोला कि तुम अगर कथा सुनने जाओगे तो हीरे का काम कौन करेगा। और तो उन्होंने ये बोला कि मैं शाम को 6 बजे से रात की 11 बजे तक काम करूँगा, पर मुझे 1 सप्ताह के लिए कथा सुनने जाने दीजिए। तो उन्होंने बोला कि जब तुम जाओगे तो हमें अलग से फिर शाम को लाइट, डीजल और ये सब करना पड़ेगा, तो हमें महंगा पड़ता है। लेकिन चूँकि उनका मालिक बहुत अच्छे मिजाज का था, अच्छा व्यक्तित्व का था, तो उन्होंने उनको बोला कि तुम जाओ। जब उन्होंने कथा सुनी, भागवत कथा, कृष्ण भगवान की कथा सुनी डोंगरी जी महाराज से, तो उनको काफ़ी फ़ायदा मिला। उन्होंने उसमें से काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया और उसी की वजह से आज वो एक बहुत बड़े मुकाम पे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि उन्होंने क्या क्या सीखा उसके अंदर। शहर में आए थे, 103 रुपये मासिक वेतन पे जब वो काम कर रहे थे, तब उनको यही था कि मुझे कोई भी मान सम्मान नहीं देता है। उनको मन में हमेशा था कि मुझे कोई सम्मान दे, किसको अच्छा नहीं लगता है। तो जब वो डोंगरी जी महाराज के प्रवचन में गए तो वहाँ पे एक बात आई, डोंगरी जी महाराज ने पूछा कि मान सम्मान किसको पसंद है। तो वहाँ पे सभी लोगों ने हाथ खड़ा किया। किसको पसंद नहीं है? अगर कोई किसी का सम्मान करे, कोई मान करे, तो किसको पसंद नहीं है? तो गोविंद भाई ने भी हाथ खड़ा किया। तो डोंगरी जी महाराज ने बोला कि अगर आपको मान और सम्मान चाहिए तो उसका एक ही रास्ता है, मान और सम्मान देना सीखो। जब आप मान और सम्मान दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली मान सम्मान मिलेगा। उन्होंने इसको एक प्रैक्टिकली समझाया कि अगर आप हिमालय की पहाड़ियों में जाते हो और वहाँ पे ज़ोर से चिल्लाओ कि तेरा भला हो, तो वापस आवाज़ रिटर्न होके आती है, तेरा भला हो, तेरा भला हो। आप समझ सकते हैं। और वहीं पे अगर कोई इंसान बोलेगा तेरा सत्यानाश हो, तेरा बुरा हो, तो वहीं पे आवाज़ वापस आती है, तेरा सत्यानाश हो, तेरा बुरा हो। तो उन्होंने इस तरीके से समझाया कि अगर आप लोगों को मान सम्मान देते हो तो सामने से आपको मान सम्मान मिलेगा। गोविंद भाई ने सोचा कि यार फ्री में नॉलेज है और इसको मैं अमल करता हूँ। देखो, उन्होंने एक्शन लिया उस चीज़ के ऊपर, उन्होंने एक्शन लिया, उन्होंने सीखा। जब उन्होंने अपने जीवन में इस चीज़ को उतारा
तो आप मान सकते हैं आज 50 साल हो गए, जो सीखा उन्होंने उसकी वजह से आज दिन तक किसी ने भी उनको गलत नहीं बोला। हुआ कुछ ऐसा कि जब वो अपने जॉब पे गए, काम पे गए, तो वहाँ पे पुराने टाइम में पहले लोग नाम को बिगाड़ के बोलते थे। जैसे किसी का नाम भगवान भाई है तो भगो आ गया, या गोविंद भाई तो गोविंदा आ गया। तो बेसिकली ऐसी ही बातें होती थी। तो क्या एक कोई भी किसी को सम्मान नहीं देता था। जब गोविंद भाई ने ये चीज़ सीखी और जब उन्होंने उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया, तो जब वो अपनी जॉब पे गए तो वहाँ पे सभी को भगवान भाई बोलने लगे। सबका नाम के पीछे भाई लगाया उन्होंने। एक बहुत अच्छे से लोगों से बात किया। तो कुछ 2-3 दिन तक तो लोगों ने कहा, मेरे को लगता है गोविंद भाई का दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गए गोविंद भाई। ठीक है, ऐसा उन्होंने सोचा। बट आप यकीन मानेंगे, महीने भर कुछ ऐसा चलता रहा और 2 महीने के अंदर कुछ ऐसा हो गया कि चमत्कार हो गया। सभी लोग गोविंद को गोविंद भाई करके बुलाने लग गए। सभी लोग उनको सम्मान देने लगे। इनफैक्ट अगर कोई नया भी आता था, अगर वो गोविंद भाई को गोविंदा या कुछ भी बोलता था या कुछ गलत भी बोलता था, तो सभी लोग इकट्ठा हो जाते थे कि अरे गोविंद भाई अपने, उनको अच्छा सम्मान दो। तो ये कहाँ से आई चीज़? ये आई है डोंगरी जी महाराज के प्रवचन से। डोंगरी जी महाराज ने बोला, दृष्टि एवं सृष्टि, जो इनका दूसरा वचन है। ऐसे तो बहुत सारे वचन उन्होंने दिए हैं, पर उन्होंने बोला दृष्टि एवं सृष्टि, यानी कि जैसा आप देखते हो वैसा ही सृष्टि बन जाती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एनर्जी, आपने एनर्जी सुना होगा। तो दोस्तों, एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जो आज की प्रैक्टिकल में अगर बताऊँ आपको, एनर्जी ऐसी चीज़ होती है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, नष्ट नहीं होती। जैसे मानो इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी लाइट जलाएंगे तो लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। उसी तरीके से आपकी जो आइज़ हैं, ये एक एनर्जी हैं। आप किसी को भी देख सकते हैं, अगर उसकी आइज़ से जजमेंट ले सकते हैं कि वो पर्सन कैसा है। ठीक है, तो आइज़ एक एनर्जी है। तो आप क्या देखते हैं, अगर आप अच्छा देख रहे हैं तो आपको अच्छा मिलने वाला है, अगर आप बुरा देखते हैं तो उस तरीके से। तो ये भी काफ़ी अफेक्ट करता है जीवन को। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ कि आज की जो मॉडर्न लाइफ में जो इंटरनेट एक्सेस आपको मिल रहा है, जो आप आंखों से देख रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ें आप देख रहे हो या कोई गलत चीज़ देख रहे हो, तो उससे आपके जीवन पे क्या इफेक्ट आता है और कैसे उससे बचना है, वो सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी हम बात करते हैं डोंगरी जी महाराज के नेक्स्ट प्रवचन के ऊपर। डोंगरी जी महाराज ने कहा, संपत्ति અને સંતતિ પ્રારબ્ધના પ્રમાણે મળે છે, એના માટે પ્રયત્ન કરવાની જરૂરત છે, પાપ નથી। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको संपत्ति चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, संतति चाहिए, आपको अच्छा सुख चाहिए, फैमिली का सुख चाहिए, तो ये प्रारब्ध के हिसाब से मिलता है। प्रारब्ध यानी क्या? नेचर। इसके लिए आपको प्रयत्न करना है, पाप नहीं। चीज़ जब गोविंद भाई ने अपने जीवन में उतारी, तो जब वो डायमंड का काम उन्होंने स्टार्ट किया, तब काफ़ी लोग झूठ बोल करके काम करते थे कि डायमंड में इतना कैरेट का है, पर एक्चुअल में होता नहीं था। पर गोविंद भाई ने बोला कि मैं सही बोल के काम करूँगा। देखो, आपको यहाँ पे क्या सीखना है? आपको ये सीखना है कि आपको सही बोल करके काम करना है। उन्होंने सही बोला कि भाई इतने कैरेट का इतना भाव लगेगा और ये है इस तरीके से। क्वालिटी चीज़ भी दे रहे हैं तो इसका इतना प्राइस है। अब कुछ लोग गलत कैरेट बता के रेट उसके हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि ये कैरेट है और ये प्राइस लगेगा। उन्होंने सही बोला और आज आप देख सकते हैं कि वो किस मुकाम पे हैं। तो उन्होंने यही एक मैसेज फॉरवर्ड किया है। आप जीवन में सही बोल के भी काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। डोंगरी जी महाराज ने बताया स्वभाव, आपका स्वभाव अच्छा होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्वभाव यानी कि नेचर, बेसिकली क्या होता है? स्वभाव 3 तरीके से डिफाइंड होता है, देश, काल और क्रिया। थोड़ा सा आप इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वभाव आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है लाइफ में, ये बहुत ही काम करने वाला है आपके जीवन में। अगर आपका अच्छा स्वभाव है तो आपको सुख मिलेगा। बेसिकली उन्होंने ये बताया कि सुख और दुख जो है वो आपके स्वभाव के हिसाब से आपको मिलता है। काफ़ी लोग समझते हैं कि पैसे में सुख है, पर एक्चुअल में रियलिटी क्या है? पैसे से साधन या सगवड़ता मिलती है। सुख जो है वो आपके स्वभाव में मिलता है। एग्जाम्पल,
मर्सिडीज, BMW, ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं है जो उनके पास नहीं हो सकता है। उनके पास काफ़ी सारी बड़ी से बड़ी गाड़ी है, मगर उन्होंने क्या बोला कि अगर उनको बेडरूम में जाना है या घर में जाना है तो वहाँ पे गाड़ी काम नहीं आएगी, वहाँ पे दिल, स्वभाव काम आएगा, बुद्धि काम आएगी। उसी तरीके से आप कहीं पे भी जाते हो, आज मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये भी एक प्रारब्ध है। मैं आपको एक मैसेज ड्रॉप कर रहा हूँ, तो उससे आपको भी कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आई होप कि मिल रही है आपको। तो उन्होंने ये बताया, सुख जो है, सुख या दुख कोई किसी को देता नहीं है, कोई किसी से लेता नहीं है, वो अपने स्वभाव के हिसाब से ही होता है। अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो सुख मिलेगा, स्वभाव अच्छा नहीं है तो दुख मिलेगा। तो बेसिकली अब स्वभाव को कैसे डिफाइन करें? स्वभाव जो है, स्वभाव किसी भी इंसान का एकदम नहीं बदला जा सकता है। बेसिकली एक होता है नेचर, एक होता है नर्चर। नेचर मतलब क्या कि नेचर से आपको क्या स्वभाव मिला है। अगर आपने मगरमच्छ के बच्चे को देखा, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तुरंत मछली खाने के लिए जाता है, तो वो उसका क्या है? स्वभाव है, नेचर है। एक नर्चर कि वो किस जगह पे रह रहा है उसका भी इफेक्ट पड़ता है। अब आप बोलेंगे कि मानो आसपास की सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप बोलेंगे यार वो अच्छा नहीं, तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो बेसिकली स्वभाव को अगर बदलना है, पूरा तो नहीं बदला जा सकता है, पर 50% तो बदला जा ही सकता है। अगर आप इस वीडियो को आगे तक पूरा देखेंगे तो आप वो भी सीख लेंगे कि स्वभाव को कैसे बदला जाता है। बेसिकली देश, काल और क्रिया, 3 चीज़ों से आप अपने स्वभाव को बदल सकते हो। देश मतलब आप कहाँ रह रहे हो। अगर आप मानो कि आप, जैसे मैंने खुद ने 9 कंट्रीज ट्रैवल किया हुआ है, तो जैसे आप दूसरी कंट्री में जाते हो या दूसरी जगह जाते हो तो आपका स्वभाव उसके हिसाब से हो जाता है। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो रफ कार चलाते हैं, लेकिन वहीं पे अगर दुबई में जाएंगे तो एकदम सिस्टमेटिक कार चलाएंगे, भले सामने कोई आ रहा है नहीं आ रहा है वो रोकेंगे, प्रॉपर सिग्नल पे रोकेंगे। तो वो देश के हिसाब से स्वभाव डिफाइंड हुआ, ठीक है। फिर काल यानी समय, आपका अच्छा समय चल रहा है तो उसके हिसाब से आपका स्वभाव है, बुरा तो बुरा, तो काल के हिसाब से भी स्वभाव डिफाइंड होता है। और क्रिया, आप कैसे कर्म कर रहे हो, क्या कार्य कर रहे हो, उसके हिसाब से भी आपका स्वभाव डिफाइंड होता है। तो दोस्तों देश, काल और क्रिया से आप अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। अच्छा, उन्होंने ये बताया कि देश, काल और क्रिया से तो स्वभाव का इफेक्ट पड़ता ही है, साथ ही साथ 3 नर के द्वार होते हैं, गीता जी में भी बताया हुआ है। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नर के द्वार हैं। काम इच्छाएं, जिसके ऊपर मैं डिटेल्ड में वीडियो बनाऊंगा। क्रोध, जो आप गुस्सा करते हो, और लोभ, जो आपके अंदर लोभ या लालच है। तो उन्होंने बोला कि आपको अगर काम, क्रोध, लोभ से बच जाओ तो आप नरक में जाने से बच सकते हो। तो कैसे बचना है कि भाई काम आता है तो आपको ये समझना होगा कि कब ये सिचुएशंस आती है। काम आया प्रेजेंट में, क्रोध कब आता है? पास्ट की सिचुएशन से आता है, पास्ट में किसी ने क्या कर दिया उससे आपका क्रोध आता है, ठीक है। तो आपको क्रोध हुआ। फिर लोभ बेसिकली फ्यूचर से आता है, लोभ फ्यूचर के लिए आता है, समझे ना आप। तो ये चीज़ें होती है। तो उन्होंने ये बोला कि काम, क्रोध और लोभ से बचना है। काम से बचना है जो कि प्रेजेंट में आता है, ठीक है। मैं आपको पूरा डिटेल्ड में समझाऊंगा कि काम से किस तरीके से बचा जा सकता है। क्रोध की जहाँ तक बात है तो बेसिकली क्रोध पास्ट की वजह से आता है। तो पास्ट में क्या ऐसा कुछ हुआ जो आपके प्रेजेंट में आपको क्रोध आया। बेसिकली क्रोध एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अपने आप आई। क्रोध कहाँ से आया? पास्ट में सिचुएशन से। तो आपको ये समझना होगा कि पास्ट में अगर कुछ चीज़ हुई है तो वो बदली नहीं जा सकती है। अरे भगवान भी आ जाए तो पास्ट की चीज़ों को नहीं बदल सकते हैं। ये सोच करके आपको क्रोध नहीं करना है, क्योंकि क्रोध आ रहा है पास्ट की सिचुएशन से और आपको समझना है कि पास्ट की सिचुएशन अब चेंज तो नहीं होगी, तो क्रोध नहीं करना है। लेकिन फ्यूचर में हम क्या अच्छा कर सकते हैं वो भी आपको सोचना है। लोभ की जहाँ तक बात है वो फ्यूचर के लिए आता है कि लोभ। तो बेसिकली आपको क्या करना है? प्रेजेंट में रहकर काम करना है, पास्ट और फ्यूचर की तरफ नहीं, प्रेजेंट में। तो आप क्रोध और लोभ से तो बच गए। अब काम से कैसे बचना है? तो बेसिकली काम जो होता है ये एक शरीर की भावना होती है, एक फीलिंग होती है। आपको ये समझना चाहिए कि जो काम है बेसिकली वो इस संसार को आगे बढ़ाने तक अगर किया जाए तो सही है, अगर वो गलत तरीके से किया जाए
तो वो गलत है, वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूरा समझाऊंगा कि काम को कैसे कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो काम, क्रोध और लोभ से दूर रहना है, उसके तरीके और सारी चीज़ें आपको बताइए। यही गोविंद भाई ने फॉलो किया है, और न तो उनमें किसी भी तरीके का क्रोध आया, क्योंकि वो हीरे की कटिंग करते थे तो वहाँ पे एक हीरे की कीमत 1 लाख भी होती है, 14 करोड़ भी होती है। उनका मैक्सिमम जो एक हीरे की कीमत 14 करोड़ भी है। तो अगर वहाँ पे किसी से हीरा टूट गया, ब्रेक हो गया, तो क्रोध आएगा, पर उन्होंने क्रोध नहीं किया, उन्होंने उसको समझाया कि कैसे आगे करना है, क्योंकि उन्होंने समझा कि उसके मन में तो कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है उसको तोड़ना, लेकिन उन्होंने उसको समझाया कि आप तुमको कैसे आगे सही करना है, प्रॉब्लम नहीं हो। इसीलिए आज दिन तक उनके वहाँ पे कोई क्लेश नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई, और लोगों ने काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये इंसान का स्वभाव में होना चाहिए, इंसान के स्वभाव में नहीं है तो स्वभाव में लाना चाहिए। और लोभ उन्होंने कभी किया नहीं, क्योंकि जब 2008 का रिसेशन आया था तब काफ़ी लोगों ने कहा कि यार क्यों इन लोगों को रखना है जॉब पे, निकाल दो। काफ़ी लोगों ने ऐसा ही किया, इंफ्रास्ट्रक्चर गिरा दिया, पर उनके मन में लोभ नहीं था। उन्होंने बोला कि अगर कंपनी बंद होगी तो जितने भी लोग हैं सब एक साथ बाहर आएंगे, बाकी अगर जितने भी लोग हैं तो पूरी मेहनत करेंगे, भले कैसी भी सिचुएशन हो। तो उनको काफ़ी सारा उस समय उनको लॉसेस भी हुए, लेकिन वहीं पे उन्होंने लोभ नहीं रखा इस चीज़ में। और आप आज देख सकते हैं कि अगर उनको वहाँ पे 100 करोड़ के लॉसेस हुए थे, ठीक है, कंपनी के नुकसान हुआ, क्योंकि जितनी वैल्यू का हीरा था उससे कम दाम उनको मिल रहे थे। और साथ ही साथ वर्कर्स को रखना, क्योंकि उस समय काम हो नहीं रहा था तो भी वर्कर को सैलरी देना, तो काफ़ी वर्कर्स ने भी सपोर्ट किया। किसी ने बोला हाफ सैलरी दो, किसी ने बोला कि मेरा घर इतने टाइम तक चल सकता है, मुझे सैलरी नहीं चाहिए। तो लोगों ने आगे बढ़कर इन चीज़ों को बताया, क्योंकि उनका स्वभाव अच्छा था। तो देखिए, हर चीज़ कहीं ना कहीं लिंक है, कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट दे रही है। तो इस तरीके से उन्होंने लोभ नहीं रखा। और आप देखिए, चमत्कार देखिए, आने वाले कुछ ही टाइम में जब ये रिसेशन दूर हुआ तो काफ़ी लोग जिन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर गिरा दिया था वो सब लोग डाउन हो गए, और गोविंद भाई जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बचा रहा और जिनका पूरा सिस्टम सब कुछ बचा रहा, अब वहाँ पे जो चीज़ 100 की 70 में हो रही थी वहीं 100 की 150 में होने लग गई। तो गोविंद भाई को फ़ायदा होने लगा। तो दोस्तों, इसीलिए ये जो चीज़ें बताई जाती हैं इसको थोड़ा बारीकी से समझना होगा। काम, क्रोध, लोभ, ये सारी चीज़ें जितनी भी बताई जाती है गीता में, आप क्या है समझते नहीं हो, आप उसको बारीकी से समझते नहीं हो, अप्लाई नहीं करते हो, और आप कहते हो कि नहीं यार मुझे वो भगवान में ये नहीं सीखा, मैंने वो नहीं सीखा, मुझे भगवान ने मदद नहीं किया। तो अभी उनकी मदद किसने की? उनकी मदद भगवान ने तो की है, इनडायरेक्ट वे में की हो, डोंगरी जी महाराज के थ्रू की हो, उनके गुरु के थ्रू की हो, मगर उनकी मदद तो हुई ना दोस्तों। हम भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं। बेसिकली हमारी कंपनी वुडन कोल्ड प्रेस मशीन, ऑयल एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है। हम ट्रेनिंग प्रोग्राम इसीलिए देते हैं क्योंकि आज के टाइम में कोई किसी को सिखाता नहीं है, तो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं ताकि लोग सीख करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। तो आज मैंने आपको गोविंद भाई की पूरी जर्नी बताई है, साथ ही साथ मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई है जिससे वो फर्श से अर्श तक आए हैं। बहुत ही निम्न क्लास से उच्च क्लास तक का उनका सफ़र रहा है, तो उस सफ़र में उनको इन सब चीज़ों से काफ़ी बेनिफिट हुआ है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये सारी जानकारी सुनकर के काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई हो कुछ बात तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ अगर आप कुछ नए वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं, इसी तरीके की मोटिवेशनल वीडियो सुनना चाहते हैं जो कि ट्रू स्टोरीज बेसिस होती हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।